हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीपीपी 2 ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए में क्या प्रेजेंट है हमें वो बताना है। राइबोज एंड यूरेसिल आपको आरएनए में देखने मिलेगा। प्यूरिन जो है, प्यूरिन मतलब हमारे एडेनाइन और गोनाइन होते हैं, तो ये आपको देखने मिलेगा डीएनए में। अगर डीएनए में राइबोज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है और यूरेसिल के जगह हमें थाइमाइन देखने मिलता है। ये एक डिफरेंस देखने मिलता है आरएनए और डीएनए में। तो कट आंसर इसलिए हम थर्ड ले लेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इन शुगर में कौन सी पोजीशन के पास में OH ग्रुप है। दे हैव OH ग्रुप इन बोथ राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर में। डीऑक्सी राइबोज अगर हम शुगर बनाए या ऑक्सी राइबोज शुगर बनाए, हमें ये बताना है दोनों शुगर में कौन से पोजीशन पे हमें OH ग्रुप देखने मिलेंगे। अब देखो, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड यहाँ पे आपको 5CH2OH देखने मिलता है। इनका अगर आप समझो, यहाँ जो OH ग्रुप है अगर आप राइबोज की बात करते हो, फर्स्ट राइबोज में यहाँ दोनों जगह OH होता है, ठीक है। और यहाँ क्या है, CH2OH, यहाँ पे H आ जाता है। यहाँ तो बेटा 1 कार्बन, यहाँ नाइट्रोजन बेस जुड़ता है। अगर आप यहाँ बात करो, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, CH2OH हो ना, यहाँ पे H, यहाँ OH, लेकिन यहाँ पे H होता है डीऑक्सी राइबोज में। और यहाँ पे तो हमारा फिर से कार्बन नंबर 1। तो जो कार्बन नंबर थर्ड है, थर्ड पोजीशन पे, ठीक है, हमें थर्ड पोजीशन पे क्या देखने मिल रहा है बेटा, कि दोनों भी इसमें आपके OH ग्रुप है। सेकेंड पोजीशन पे ऑब्जर्व करो, जो सेकेंड पोजीशन है यहाँ पे डीऑक्सी में H ही है सिर्फ। यही तो डिफरेंस है दोनों के शुगर में, ये डीऑक्सी है, ये राइबोज शुगर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड कार्बन पे, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि शुगर में राइबोज हो या डीऑक्सी राइबोज हो, कौन से कार्बन पे आपको OH ग्रुप देखने मिल रहा है। वो थर्ड कार्बन है कि दोनों भी शुगर के थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर सेकंड कार्बन की बात करोगे तो राइबोज में OH है और डीऑक्सी राइबोज में सिर्फ H है बेटा। ये डिफरेंस याद रखना है। करेक्ट आंसर आपका फोर्थ वन जाएगा। फोर्थ वन नहीं बेटा, मतलब सेकंड वन जा रहा है, दैट इज अ थर्ड पोजीशन। Which of the bond present इन राइबोज शुगर एंड द प्यूरिन इन न्यूक्लियोसाइड। बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में याद रखना है, जो OH ग्रुप बोला है ना, मतलब ये फ्री है। यहाँ पे 3 कार्बन का ये जो शुगर का जो 3 एंड होता है, 3 पोजीशन है, फ्री होता है। याद करो, यहीं पे तो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, फॉस्फेट से नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड कैसे जोड़ते हैं ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वन। इसलिए विच टाइप ऑफ बॉन्ड, कौन से टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होता है राइबोज शुगर एंड प्यूरी इन द न्यूक्लियोसाइड। अगर आप एक न्यूक्लियोसाइड को बना लो, ये शुगर है, ये शुगर है। अब ये शुगर राइबोज डीऑक्सी राइबोज, हमें अभी डीएनए आ रहा नहीं, हमें न्यूक्लियोसाइड है कि यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या होता है, जब नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर जुड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये आपका शुगर है ना, ये शुगर होगी, पेंटो शुगर ले सकते हैं, पेंटो से 5 कार्बन की शुगर है। ये इसके फर्स्ट कार्बन पे यहाँ नाइट्रोजन बेस जुड़ता है बेटा, और इसे बॉन्ड कौन सा होता है यहाँ पे, और नाइट्रोजन बेस जुड़ता है यहाँ पे, होता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि शुगर का फर्स्ट कार्बन होता है, शुगर का फर्स्ट कार्बन होता है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन बेस का अगर आप रिंग देखोगे, इसका 9th नाइट्रोजन होता है, इसका 9th पोजीशन वाला नाइट्रोजन होता है बेटा। ये सही जाएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, ये अब एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, लेकिन कैसा, इसका तो कार्बन 1 इन्वॉल्व है और इसका क्या होगा, नाइट्रोजन जो रिंग का 9 नंबर का नाइट्रोजन इन्वॉल्व है बेटा, ये वाला नहीं, ये फॉस्फोइस्टर नहीं। फॉस्फोइस्टर बॉन्ड कब होता है, याद करो, जब आपके ये न्यूक्लियोटाइड में यहाँ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, तो ये जो जुड़ता है यहाँ पे फॉस्फोइस्टर बॉन्ड होता है बेटा। और ये फॉस्फो अनहाइड्रेट बॉन्ड कब जाएगा, जब ये फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट जुड़ेगा, तो ये अनहाइड्रेट बॉन्ड होते हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन जो पूछा है, इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट जाएगा, ठीक है। तो ये जब नाइट्रोजन बेस का, अब देखो प्यूरिन दिया है, तो प्यूरिन में आपका एडेनाइन एंड गोनाइन आ जाते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर है बेटा। इनके पूरा रिंग स्ट्रक्चर निकालोगे, इसमें जो 9th नंबर का नाइट्रोजन होता है वो इसके साथ में बॉन्ड करता है बेटा। इतना आपको सिर्फ लिंकेज याद रखना है अभी यहाँ पे। विच टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है डीऑक्सी राइबोज शुगर एंड एडेनाइन इन न्यूक्लियोसाइड। मुझे बताओ बेटा, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, बॉन्ड तो सेम ही होगा ना। डी
प्रीवियस क्वेश्चन में शुगर की बात करी, अब ये डीऑक्सीराइबोस बोल दिया, मतलब यहाँ पर डीएनए को मेंशन करते हैं, डीऑक्सीराइबोस डीएनए में होता है, लेकिन बॉन्ड तो सेम ही होगा, अभी भी बॉन्ड तो सेम ही है आपके लिए। ये आपने शुगर बना ली, ये शुगर है, यहाँ CH2OH है, यहाँ पे क्या होता है फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, इसका जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ नाइट्रोजन बेस अटैच हो रहा है बेटा, यहाँ क्या हो रहा है नाइट्रोजन बेस अटैच हो रहा है। अगर हमें यहाँ पे एक डायग्राम भी बना ले, आप देख सकते हो, ये रिंग है सपोज, ये है, ये इसका रिंग है, एक न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम बना के देख लेते हैं। एन, ये NH2 हो जाएगा, इसके बाद में यहाँ N आ गया बेटा, ये फिर ये N और ये, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से डबल आ जाएगा, ये N, ये और ये। अब देखो ये रिंग हमने एक स्ट्रक्चर बनाया डीऑक्सी, ये किसका है, एक एग्जांपल लिया हमने डीऑक्सी एडिनोसिन का, एडिनोसिन का एग्जांपल लेके देखा। तो ये रिंग में से आप देखो पोजीशन इस तरीके से आप मार्क करोगे बेटा, इनके स्टार्ट करोगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9th वाले पे जुड़ा हुआ है, हमें ये समझना है, ये हमारा शुगर का फर्स्ट, और ये एडेनाइन, यहाँ पे एडेनाइन में लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एडेनाइन हमने बनाया है, तो ये न्यूक्लियोटाइड, ये नाइट्रोजन बेस का 9th नंबर का, ठीक है, इस तरीके से। तो लिंकेज तो यही बन रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी बना सकते हो, यहाँ पे भी बना सकते हो बेटा, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन भी सेम पूछा गया था। फॉस्फोएस्टर कब होता है, याद रखना जब यहाँ पे 5 कार्बन पे जब फॉस्फेट जुड़ेगा, 5 कार्बन जब फॉस्फेट जुड़ेगा तब होगा आपका फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फो अनहाइड्रेट्स बॉन्ड कब होगा, जब यहाँ पे आप सपोज आपने देखा यहाँ अभी फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया है ना, अगर आप इस तरीके से ले लो, ये CH2 था, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, लेकिन आगे और फॉस्फेट जुड़ते हैं ना बेटा, इस तरीके ट्राई फॉस्फेट होते, तो यहाँ पे फॉस्फो अनहाइड्रेट बॉन्ड आएंगे आपके। तो इसका करेक्ट आंसर अभी आपके पास क्या गया, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें पूछा गया था, A1 गया, ठीक है, जो लिंकेज पूछी गई थी। यहाँ जो लिंकेज है वो हमारी एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कौन से टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट है इन द राइबोस शुगर एंड द पिरिमिडीन इन ए न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड पूछा है, ठीक है। और अब यहाँ पे पिरिमिडीन दिया है, क्वेश्चन को अब समझना है, यहाँ पिरिमिडीन दिया है, वो प्यूरिन का स्ट्रक्चर की बात करी थी, प्यूरिन में एडेनाइन और गोनाइन आते हैं, अब हमारे पिरिमिडीन में क्या आ जाते हैं, ठीक है, पिरिमिडीन में हमारे थाइमाइन साइटोसाइन आ जाएंगे, और राइबोस शुगर मतलब यूरेसिल, ये हमारे 3 पिरिमिडीन में आते हैं। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जुड़ेगा वो क्या होगा, N1 एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये डिफरेंस याद रखना है वहाँ पे। अब हमें डिफरेंस क्या याद रखता है, ये डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। अगर आप एक यूरासिल का बना के देख लेते, यूरिडिन का बना के, चलो एक बना के देखते, पिरिमिडीन के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, साइटोडीन, थाइमाइन एंड यूरासिल, यूरासिल होते हैं। तो शुगर में अगर मैंने, ये शुगर है, राइबोस शुगर बोलो तो इस तरीके से बनाऊंगी मैं भी, और यहाँ से CH2 ग्रुप होता है, इसका ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, यहाँ जुड़ने वाला है, साइटिडीन बना लेते हैं, साइटोसिन जोड़ रहे हो यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर है इस तरीके से, ठीक है। उसके कार्बन नंबर हमें नाइट्रोजन 1 पे जुड़ेगा बेटा, ये कहाँ जुड़ेगा, नाइट्रोजन 1 पे जुड़ेगा, तो यहाँ पोजीशन इसकी इस तरीके से आनी चाहिए। और ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, वो कैसे डबल रिंग थे, यह NH2 आ जाएगा, यहाँ इस तरीके से O आता है, ये N और ये N, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, ये आपका बनाया है मैंने साइटोसिन का स्ट्रक्चर, या C इसलिए लिख लो समझने के लिए। तो ये क्या बन गया, साइटिडीन बन गया, और साइटिडीन किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड को बोलते हो, ये न्यूक्लियोसाइड बना है। न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या होता है, जब अभी आपने शुगर में नाइट्रोजन बेस ऐड किया है, ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ये फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा है बेटा, कार्बन नंबर इज द फर्स्ट, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 1 2 कार्बन नहीं नाइट्रोजन 3 4, ये 5 एंड 6 एंड इस तरीके से चल रहा है, ये 1 है। करेक्ट आंसर क्या हो गया अभी आपका B1। तो इसका मतलब आपको ये चीज याद रखनी है, अगर इसका मतलब आपको क्या याद रखना है बेटा, कि अगर आप बात कर रहे हो पिरिमिडीन की तो N1C1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आएंगे, अगर आप बात कर रहे हो N9 की तो ये आप प्यूरिन की बात करोगे, ठीक है। ये एक डिफरेंस याद रखना है बस नाइट्रोजन के नंबर पे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या चलेगा यहाँ पे, अब B1 चलेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन राइबोस शुगर, अब राइबोस शुगर की बात करें विद द साइटोसिन, अभी तो बनाया बेटा साइटोसिन वाला क्वेश्चन,
साइटोडिन वाला अभी तो बनाया मैंने, अब क्या जाएगा आंसर, N1C1 ही जाएगा आपका साइट, क्योंकि ये क्या है, पिरिमिडीन है। ये क्या है, ये पिरिमिडीन है। और पिरिमिडीन में आपने देखा क्या जुड़ रहा है, पेंटोस शुगर का कार्बन फर्स्ट और नाइट्रोजन बेस का, वो भी कौन सा नाइट्रोजन बेस, पिरिमिडीन का, ठीक है, उसका फर्स्ट नाइट्रोजन, ठीक है। और लिंकेज कौन सा है इनके बीच में, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। ये कब होता, ये प्यूरिन के केस में होता, यहाँ पिरिमिडिन दे रखा है, इसलिए करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। इसका पूरा डायग्राम ये रखा है, देखा, ये ड्रॉ किया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बॉन्ड, ओके ये तो हो गया है ना, विच टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन द डीऑक्सीराइबोज एडेनोसिन, एडेनोसिन क्या है, डीऑक्सीएडेनोसिन एंड द फॉस्फेट इन द न्यूक्लियोटाइड, एक्चुअली एडेनोसिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है बेटा। एडिनोसिन, एडेनाइन में, समझो मेरी बात, एडेनाइन में आपके शुगर जुड़ चुका है, डीऑक्सीराइबोज शुगर जुड़ गया, तो डीऑक्सीराइबोज एडिनोसिन है, ये न्यूक्लियोसाइड है, ये कंप्लीट क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड है, समझो बेटा। नाइट्रोजन बेस में शुगर जुड़ चुका है और अब यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो रहा है, तो समझो जब फॉस्फेट ऐड होता है, अब यहाँ पे आपने क्या किया था, ये शुगर थी आपके पास और डीऑक्सी है, तो हम यहाँ पे एच बनाएंगे, यहाँ पे देखो इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, डीऑक्सी है इसलिए, डीऑक्सीराइबोज शुगर है ये, और यहाँ पे अब OH बनाएंगे, ये हमारा, अब हमें 5 कार्बन को फोकस करना है, ठीक है। ये हमारा जो 5 कार्बन है, यहाँ CH2 ये इस तरीके से बनेगा, O, ये हो गया। और यहाँ कार्बन नंबर फर्स्ट पे एडिनोसिन है, तो एडिनोसिन बना ले पूरा, के लिख लेते नाइट्रोजन बेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एडिनोसिन बनाऊं बेटा, देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको सिंपल फॉर्म में भी लिख लेंगे, हम एडिनोसिन बना लेते हैं। ये कार्बन, इसका नाइट्रोजन 9, ये इसका दूसरा रिंग, ठीक है। ये NH2 हो गया हमारा, ये N, और उसके बाद ये रिंग नहीं जाना है बेटा, मेरे को आपको सिर्फ बॉन्ड समझाना है, यहाँ पे हमको बॉन्ड से हमें मतलब है, ये 9 कार्बन है, ये कार्बन फर्स्ट है। तो अभी फिलहाल में कौन सा वाला पूछा है उन्होंने, ये वाले बॉन्ड के बारे में पूछा है, ये वाले बॉन्ड के बारे में पूछा है। ये कौन सा हो गया कि जब आपके, ये आपने बना लिया एडिनोसिन, ये आपने ए ऐड किया है नाइट्रोजन बेस, तो जब आपने न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ऐड किया, न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोसाइड बना हुआ था उसमें आपने फॉस्फेट ऐड किया, तो न्यूक्लियोटाइड बनने वाला है। यहाँ कौन सा बॉन्ड आता है, ये फॉस्फोइस्टर बॉन्ड होता है। जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो वो फॉस्फोइस्टर बॉन्ड होता है बेटा, ये देखो, ठीक है। और एडिनोसिन क्या है, प्यूरिन है, प्यूरिन है, तो अब ये वाला बॉन्ड और ये वाले बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे N9C1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। मुझे आपको सिर्फ इतना सिंपल समझाना है यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, अगर इसको सिंपल डायग्राम में समझ लो, ये आपने शुगर बना ली, इसके यहाँ पे नाइट्रोजन बेस जोड़ दिया, और यहाँ पे ये जो था ना हमारा CH2, ये O फॉस्फेट ग्रुप यहाँ जोड़ दिया। तो जब फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे जुड़ रहा है, ये वहाँ पर फॉस्फोइस्टर बॉन्ड है यहाँ पे आपका, और यहाँ पे N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, बस इतना ही समझाना है। ये आपको याद रखनी कि N9, क्योंकि प्यूरिन की बात कर रहे हैं, ये प्यूरिन एडिनोसिन, तो कट आंसर अब आपका क्या चलेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड चलेगा। नेक्स्ट, फॉस्फो अनहाइड्रेट बॉन्ड कब होगा, जब यहाँ पे और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ते हैं ना, ट्राई फॉस्फेट होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन द डीऑक्सीराइबोज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, अब क्वेश्चन को समझो फिर से, मोनोफॉस्फेट बोला है, आपने क्या किया, एक फॉस्फेट जोड़ दिया, फिर से शुगर को ड्रॉ करो, बॉन्ड को समझना, यहाँ नाइट्रोजन बेस जोड़ दिया, यहाँ कौन सा लिंकेज आ गया, इनके बीच में ये लिंकेज आ गया, क्योंकि एडिनोसिन है, ये लिंकेज नहीं आएगा, ठीक है। अब आपने सबसे पहले, ये आपके पास में O था, यहाँ पे आपने इसको ये जोड़ दिया, फॉस्फेट जोड़ दिया, अभी तो मोनोफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट होते हैं, एक फॉस्फेट जोड़ दिया, लेकिन अगर आपको दूसरा फॉस्फेट भी जोड़ना है इसको, तो क्या करोगे, ये होगा आपका आंसर। तो ये जो लिंकेज बन रहा है, ये वाला आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये एसिड एसिड बॉन्ड कर रहा है, ये फॉस्फो अनहाइड्रेस बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये आपका एक पूरा क्या था, ये अगर आप देखोगे, ये डीऑक्सीराइबोज मोनोफॉस्फेट एडिनोसिन था। अगर आपने एक नाइट्रोजन बेस यहाँ पे एडिनो, ये ले लो, यहाँ पे एडिनाइन आपने ऐड किया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख ही देती हूँ कि हम यहाँ क्या ऐड कर रहे हैं, नाइट्रोजन बेस की जगह एडिनाइन है हमारे पास, दे रखा है ना, तो इसको ऐड करो।
तो ये शुगर डीऑक्सी, तो इस तरीके से बना लो इसको, OH, ठीक है। ये शुगर देखो, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस क्या बन गया, ये आपका न्यूक्लियोसाइड। डीऑक्सी इसको कैसे बोलोगे आप, डीऑक्सी राइबोस मोनोफॉस्फेट एडिनोसिन था, ये वाला आपका यहां से लेके इतना आपका डीऑक्सी राइबोस मोनोफॉस्फेट एडिनोसिन था। उसमें आपने क्या किया, एक फॉस्फेट और जोड़ा, ये वाला। तो अब ये जो बॉन्ड बनाएगा ये दोनों के बीच में, ये फॉस्फोअनहाइड्रस बॉन्ड होता है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट था, ये वाला बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट था बेटा, जब शुगर पे 5 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा, D1 जाएगा। बॉन्ड याद रखने हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है आपका, ये डीऑक्सी राइबोस मोनोफॉस्फेट, कौन सा वाला, ये एक, इसी में आपने एक शुगर और ऐड किया, मुझे ये आपको बताना है। तो अब ये क्या बन गया, टोटल मिला के डीऑक्सी राइबो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन चुका है। विच टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन द डीऑक्सी राइबो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, कौन सा होगा बेटा, सेम ही तो बॉन्ड होगा। अब जैसे आपने ये शुगर में, ये शुगर है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस जोड़ दिया, एडिनोसिन, अभी कौन सा यहाँ पे एडिनोसिन, एडेनाइन जोड़ेगा, एडिनोसिन मतलब एडेनाइन जोड़ रहा नाइट्रोजन बेस, और ये शुगर है। यहाँ पे H आएगा बेटा क्योंकि डीऑक्सी है, ठीक है। इसके 5 कार्बन पे फॉस्फेट जोड़ रहे हो आप, 5 कार्बन, ये एक फॉस्फेट, ये दूसरा फॉस्फेट, तो ये एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, ये जो इनके फॉस्फेट के बीच के बॉन्ड है ये क्या है, फॉस्फोअनहाइड्रस बॉन्ड ही तो है बेटा। अभी तो प्रीवियस हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेम बॉन्ड ही हो रहा है बेटा, फॉस्फेट अनहाइड्रस बॉन्ड ही होगा करेक्ट आंसर इसका, है ना, क्योंकि ट्राई फॉस्फेट जुड़ेंगे तो सेम होगा। करेक्ट आंसर जाएगा आपका D1। Which of the nitrogen base have 5 methyl uracil, ये केमिकल नेम पता है किसका बेटा, थाइमिन का, ये एनसीईआरटी में दे रखा है हमारे। Which of the nitrogen base have 5 methyl uracil, क्योंकि ये एनसीईआरटी में हमारे इसका नाम दे रखा है, क्लियरली मेंशन है ये चीज हमारे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके 5 आपको देखो, इसका डायग्राम बनाओगे ना आप इस तरीके से, मिथाइल का अगर बनाओ, डिफरेंस देखो क्या है, ये बनाया आपने रिंग, ये रिंग बनाई, रिंग में ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ HN आ गया, इसके बाद में ये O आ गया, और इसके बाद में यहाँ पे N आ गया, NH आ गया। इसके 5 नंबर पे आपको CH3 ग्रुप देखने मिलता है बेटा, देख पा रहे हो, ये 5 है। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके अगर आप स्टार्ट, हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसको इस तरीके से स्टार्ट करो बेटा, ठीक है। 1 2 3 4 5 यहाँ से ये 1 नंबर का होता है, 2 3 4 5, तो 5 पे आपको मिथाइल देखने मिल रहा है, क्या देखने मिलता है, मिथाइल, ये थाइमाइन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर आप यूरासिल का स्ट्रक्चर देखो, क्या डिफरेंस है, देखो यूरासिल ड्रॉ कर लो, ये यूरासिल है आपका, डिफरेंस देखो कहाँ आता है, सिर्फ ये 5 कर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये HN सब सेम है, ये आपका देख सकते हो यूरासिल, क्यों बोला जाता है हमें ये देखना है, आप देखो डायग्राम को देखो, यहाँ ये तो ये यूरासिल है, ठीक है। मतलब ये आपको क्या देखने मिल रहा है, 2,4 डाइऑक्सी पिरिमिडिन है, ये यूरासिल है बेटा, और ये थाइमिडिन, थाइमिडिन में यहाँ पे सिर्फ आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये देख पा रहे हो, ये यूरासिल है, इसके पास 5 कार्बन भी इनका डिफरेंस है, करेक्ट आंसर इसलिए क्या चलेगा आपका A1, ये डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने मिलता है। नेक्स्ट, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 5 मिथाइल यूरासिल भी बोल सकते हो। हमें इनका एक स्टेटमेंट करेक्ट बताना है बेटा, न्यूक्लियोटाइड एडिनोसिन, क्या एडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड होकर, नहीं बेटा, ये न्यूक्लियोसाइड है, अभी न्यूक्लियोसाइड गोनाइन, गोनाइन नाइट्रोजन बेस है बेटा, न्यूक्लिक एसिड पॉलीएडिन, हाँ ये ठीक है, ये क्योंकि न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा है। नाइट्रोजन बेस साइटिडीन, साइटिडीन ये है, न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। साइटिडीन क्या है, न्यूक्लियोसाइड, ये आपको समझना पड़ेगा बेटा, साइटिडीन गोनाइन नाइट्रोजन, साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे C1, बाकी सब गलत दे रखे हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में 3 फॉस्फेट होते हैं बेटा, ट्राई फॉस्फेट होने चाहिए तब न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट होता है, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड ना बेटा, ठीक है, अगर आप नॉर्मली भी समझो, देखो न्यूक्लियोटाइड तीनों फॉस्फेट होते हैं, लेकिन GMP थाइमाइन ADP ये है हमारे न्यूक्लियोटाइड, इन क्योंकि नॉर्मल जनरल न्यूक्लियोटाइड हमारे क्या होता है कि जिसमें नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट बोला होता है,
ठीक है, ये तीनों चीजें जुड़ी हुई। अब ये जो फॉस्फेट है ये ट्राईफॉस्फेट होता है, ठीक है, ये ट्राईफॉस्फेट देखने मिलता है। यहाँ पे आप करेक्ट आंसर ले सकते हो बेटा, ऑल ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ बेटा करेक्ट आंसर ऑल जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, न्यूक्लियोटाइड है क्योंकि नाइट्रोजन बेस शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है। अब ये क्या है आपका कौन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोनोफॉस्फेट है, ये ट्राईफॉस्फेट है, ये आपका डाईफॉस्फेट है। करेक्ट आंसर आप यहाँ पे ऑल ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following can have ribose sugar and phosphoester bond? अब देखो फॉस्फोइस्टर बॉन्ड बोला है बेटा, समझना। यूरेसिल क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन बेस हो जाएगा अभी, है ना, यूरेसिल क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन बेस हो जाएगा। अभी यूरेसिल नाइट्रोजन बेस नहीं, नाइट्रोजन बेस है तो बेटा यहाँ पे आपको क्या होना है कि राइबोज एंड फॉस्फोइस्टर बॉन्ड, लेकिन फॉस्फोइस्टर बॉन्ड कब जुड़ता है, ये आपकी शुगर है, इसको समझना। शुगर, अब अगर यहाँ पर शुगर है, यहाँ नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, ये न्यूक्लियोसाइड है ना, और राइबोस शुगर बोला तो आप ऐसे इजीली बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके 5 कार्बन पे यहाँ फॉस्फेट जुड़ता है बेटा, 5 कार्बन पे हमें फॉस्फेट जोड़ना है, और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की वजह से होता है। ये जोड़ना है, यहाँ जो बॉन्ड बनेगा ये हमारा फॉस्फोइस्टर बॉन्ड कहलाएगा। तो राइबोस ये शुगर है, पेंटोस शुगर, राइबोस शुगर सेम है, राइबोस शुगर बोलते पेंटोस शुगर है, राइबोस मतलब दोनों भी आपको देखने मिल रहा है। ये एंड अप फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव, तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा, यूएमपी यूरेस, यहाँ पे क्या बोलोगे, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। बेटा यूरासिल देखो यहाँ क्या बोलोगे, जब यूरासिल में, क्वेश्चन को समझना, जब यूरासिल में शुगर जुड़ जाएगी वो क्या कहलाएगा बेटा, वो यूरिडीन कहलाएगा, ठीक है। तो यूरासिल प्लस शुगर यूरिडीन कहलाता है। तो अगर आप मुझे बताओ यूरासिल तो नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पे क्या हो गया है, ये समझो ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, यहाँ पे थायमिन डाइफॉस्फेट दिया है और आपको यहाँ पूछा है कि शुगर और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड किस में प्रेजेंट होगा। अभी शुगर और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होगा, है ना। थाइमिडीन क्या होता है, राइबोस शुगर बोला है, क्वेश्चन को समझो। थाइमिडीन राइबोस शुगर किस में होती है, राइबोस शुगर पूछा है बेटा, तो कट थाइमिडीन क्या होगा यहाँ पे, डीऑक्सी राइबोस शुगर की बात करोगे यहाँ पे थाइमिडीन, ठीक है, क्योंकि राइबोस शुगर थाइमिन नहीं होगा ना बेटा, आरएनए में देखने नहीं मिलता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या चले जाएगा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव राइबोस शुगर एंड फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक है, ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आरएनए दे रखा है, राइबोस आरएनए में पाया जाता है बेटा, और राइबोस, अब देखो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, थाइमिडीन नहीं होगा। वैसे भी थाइमिडीन अगर बात करो तो ये क्या दे रखा है, तो अभी भी न्यूक्लियोसाइड ही दे रखा है, ठीक है। और करेक्ट आंसर आपको जाएगा एवल, क्योंकि राइबोस शुगर की बात कर रहे हैं, क्लियर है। अब बेटा इसको बोलोगे कैसे, जैसे अगर मैंने यहाँ पे जीएमपी लिखा, अगर सपोज मैंने यहाँ पे जीएमपी लिखा तो गोनाइन मोनोफॉस, ये क्या हो जाएगा, गोनोसिन मोनोफॉस्फेट होगा ना, न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ते हो, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट वन होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि क्या बोलोगे आप उसको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं बेटा वो बनाते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे, दो न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ने वाले हैं तब, मतलब ये एक न्यूक्लियोटाइड था, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ रहा है, ये इस तरीके से। कल हमने इस पे डीपीपी में क्वेश्चन सॉल्व करे थे ना, कि अगर 3 न्यूक्लियोटाइड है 2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड देखने मिलते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या होगा, जब डाई न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है, गोनोसिन डाइफॉस्फेट नहीं बेटा, ये क्या होगा, बीच ऑफ द फॉलोइंग हैव डाइस्टर बॉन्ड बोला है, देखो इनके बीच में ये नहीं होगा। ये तो नाइट्रोजन बेस है, न्यूक्लियोसाइड है जिस पर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है, तो वहाँ फॉस्फोइस्टर बॉन्ड होगा, और उसके बाद में अगर फॉस्फेट जुड़ेंगे तो फॉस्फो अनहाइड्रस बॉन्ड होगा। इसको ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है, ठीक है। तो जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं उनके बीच का होता है बेटा, तो डाई न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। अगर मैं दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ू, ये शुगर बना लेते हैं हम यहाँ पे, ये हमारे एक नाइट्रोजन बेस है, हम लोग जोड़ लेते हैं बेटा, ठीक है। साइटोसिन ले लो यहाँ पे, अभी नाइट्रोजन बेस ही लिख देते हैं इसको सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, ये आपकी शुगर है, यहाँ पे ऑक्सी ले लो, डीऑक्सी ले लो, जो भी लेना है डीऑक्सी ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 5 कार्बन है, ये CH2 होता है, ये 5 कार्बन चल रहा है। अब इसके यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस तरीके से क्या बनता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है,
अभी नेक्स्ट शुगर आ जाएगा, नेक्स्ट शुगर का कौन सा कार्बन होता है, थर्ड कार्बन होता है, इसको समझना बेटा। नेक्स्ट शुगर, यहाँ पे जो शुगर जुड़ती है उसके कौन से कार्बन पे जुड़ता है, थर्ड कार्बन। अरे बेटा थर्ड कार्बन आ ही नहीं पा रहा है हमारे डायग्राम में, ये ठीक है। फिर यहाँ एक नाइट्रोजन बेस जुड़ा होगा और ये फिर ये आगे 5 और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएगा। तो अब देखो ये शुगर के थर्ड कार्बन पे जुड़ा है बेटा, ये सेकंड कार्बन होता है, ये सेकंड नंबर की पोजीशन है, मुझे ये बताना है। यहाँ H ले लो, डीऑक्सीराइबोस, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ H आ गया। तो देख पा रहे हो ये कौन से बॉन्ड बन के, मतलब आपके ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपको देखने मिला। ये एक न्यूक्लियोटाइड था, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड था। न्यूक्लियोटाइड है ना बेटा, फॉस्फेट जुड़ चुके हैं सब में, यहाँ पे भी फॉस्फेट जुड़ा होगा, ये आगे चेन बना रहा है। देखो 3 कार्बन और इसका 5। तो याद होगा कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है करके, याद आया। ये हो गया आपके फॉस्फोड बॉन्ड। कट आंसर हो जाएगा 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और एक चीज अब यहाँ पे नोटिस करो, 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड था, अगेंस्ट शुगर को फॉस्फेट जुड़ रही है, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हो गया। जब शुगर को फॉस्फेट जुड़ता है तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है, और जब 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़े तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। कट आंसर आपका हो गया यहाँ पे, आपका क्या हो गया बेटा, बी का, इसका B1 हो गया। ठीक है, और 3 to 5 डायरेक्शन याद रखता, कल डीपीपी में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। नेक्स्ट, अब हमें क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूक्लियोसाइड। तो डीएनए तो बेटा न्यूक्लिक एसिड है, तो इसका मतलब कंप्लीट है ना, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड जुड़ के। तो न्यूक्लियोसाइड कहाँ से हुआ, न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या होता है, जब नाइट्रोजन बेस सिर्फ अभी शुगर से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, शुगर से ऐड है, ये होता है। तो थाइमिडीन, ठीक है, थाइमिडीन न्यूक्लियोसाइड है। जब थाइमाइन में शुगर जुड़ेगा, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है, यूरिडीन न्यूक्लियोसाइड है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका A1 जो नहीं है, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियोटाइड है बेटा, न्यूक्लियोटाइड बन के न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो, उसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है ना। फॉस्फेरिक एसिड जो लिंक करता है एडेनाइन मोनोफॉस्फेट। अब देखो क्या होगा, इस पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने देखा, ये अगर मैं बना लूँ एक मोनोफॉस्फेट बना लेती, यहाँ पे एडिनोसिन है तो ए जोड़ देते, ठीक है, नाइट्रोजन बेस जो है वो हमारा एडेनाइन है, इस तरीके से लिख लो। ये आपका OH बना हो गया, H बना लो, OH बना लो, डीऑक्सी बना दो, राइबोस बना दो तो डीऑक्सी बना लो। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया ना, क्योंकि डीएनए की RNA। अब ये आपका 5 एंड था, यहाँ एक फॉस्फेट जुड़ा, ये दूसरा फॉस्फेट जुड़ता है, ये तीसरा फॉस्फेट जुड़ता है। मोनोफॉस्फेट कब कहलाता है, ये AMP कब कहला रहा है, इसका मतलब ये वाले कंडीशन AMP कहला रहा है, ये वाले कंडीशन, ये अभी आपका AMP हो गया। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन क्योंकि एडेनाइन में शुगर जुड़ चुकी है, और मोनोफॉस्फेट में तो एक फॉस्फेट है, तो फॉस्फोरिक एसिड लिंक विद द AMP। अब मुझे पता ये फॉस्फेट को जुड़ना है तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, वो फॉस्फो अनहाइड्रेट बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बना रहा है, ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ये फॉस्फो अनहाइड्रेट होते। फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कहाँ चले गया, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कहाँ बना था, यहाँ बना था, जब शुगर के साथ में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा था तब बना था बेटा। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ बना था, जब शुगर के साथ में नाइट्रोजन बेस जुड़ रहा है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कब बनेगा, जब ये कंप्लीट एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में जुड़ेगा, तब बनेगा ये वाला बॉन्ड इनके बीच में। तो कट आंसर अब आपका क्या होगा, यहाँ पे B1 हुआ, क्योंकि ये AMP था और इसको आपने क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट जोड़ दिया, ये अनहाइड्रेट बॉन्ड बनते जा रहे हैं। ठीक है, ये वाला, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो अगर इस बॉन्ड को, अगर अनहाइड्रेट बॉन्ड दिखते कैसे, अगर इसको आप डिटेल में बना दो, ये डायग्राम आपको देखने मिलेगा इसको। अब यहाँ पे उसको डिटेल में नहीं, ये हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या किया, ये CH2 था 5 कार्बन पे, यहाँ पे O जुड़ गया, ये बन गया, ये एक मोनोफॉस्फेट बन गया। अब ये वाला जो था ये आपका बन गया अनहाइड्रेट, दूसरे एक और फॉस्फेट जुड़ गया, फिर ये एक और जुड़ गया। अब यहाँ हो सकता है स्लाइड किससे हो जाए, ये देखो ये ओ एक और जुड़ गया। तो कहाँ आपको देखने मिल रहा है, ये देखो अनहाइड्रेट बॉन्ड आपके ये बन रहे हैं ना, ये तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ बॉन्ड अब्सेंट इन द ATP। ATP में क्या अब्सेंट होगा, ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है बेटा, मतलब यहाँ पे 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। तो अब्सेंट क्या हो सकता है यहाँ पे, बस सोचो 17 क्वेश्चन में क्योंकि मेरी बात सुनो, ये अभी क्या है, ये ATP है, मतलब एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है अभी, है ना,
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अभी यहाँ पे फॉस्फोइस्टर बॉन्ड हो गया, क्योंकि जब न्यूक्लियोसाइड, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, न्यूक्लियोसाइड जब जुड़ेगा फॉस्फेट से तब ये देखने मिलेगा, क्योंकि शुगर पे जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है बेटा तब आपको फॉस्फोएस्टर बॉन्ड देखने मिलता है। ठीक है, ये तो होगा। फॉस्फो अनहाइड्रस बॉन्ड भी होगा। ये आपने शुगर बना ली, यहाँ इससे तो कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे जो एडिनाइन है, क्योंकि एडिनोसिन की बात करें, एडिनाइन ग्रुप जोड़ा, ये 5 कार्बन पे आ जाओ, ये 5 था, ये CH2, इसके बाद में ये ग्रुप जुड़ना चालू हुआ ना बेटा, देखो ये दोनों बॉन्ड बनाए इसने, यहाँ पे ये OH, फिर ये PO पूरा बना लो, ये 3, फिर ये देखने मिल गया, फिर O, फिर ये, ठीक है, यहाँ तक आ गया, थोड़ा समझ लेना। तो मुझे आपको ये बताना है, यहाँ जो बॉन्ड बना, ये वाला बॉन्ड कौन सा हो गया, ये वाला जो बॉन्ड बन रहा था यहाँ पे, ये फॉस्फोइस्टर बॉन्ड हो गया, ये फॉस्फोइस्टर बॉन्ड हो गया। ठीक है, जब आपने देखा ये न्यूक्लियोसाइड को 5 कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ रहा है, ये एक फॉस्फेट जुड़ा, अब यहाँ पे ये वाले जो बॉन्ड है, एक फॉस्फेट को और इस तरीके से फॉस्फेट फॉस्फेट जुड़ रहा है, ये आपके कौन से हो गए, फॉस्फो अनहाइड्रेट्स बॉन्ड हो गए, ये वाले है ना, इन दोनों के बीच के हो गया। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको यहाँ देखने मिल रहा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जब शुगर से फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजन बेस अटैच हो रहा है, बस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं हो गया। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कब होते हैं बेटा, जब न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है तब, ये दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है, ये दो न्यूक्लियोटाइड ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड होगा, ये दूसरा जुड़ेगा, इस तरीके से इसके बीच में देखने मिलता है। अभी ये तो नहीं है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका D1। ठीक है, वो तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अब्सेंट किस में होगा, स्टार्च में। ठीक है बेटा, स्टार्च ये कार्बोहाइड्रेट में होता है ग्लाइकोसिडिक, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, प्रोटीन में नहीं होगा बेटा, प्रोटीन में नहीं होगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। न्यूक्लियोसाइड में भी आपको देखने मिला अभी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड में कैसे, क्योंकि जब शुगर ही अटैच है ना, शुगर अटैच है किसको, नाइट्रोजन बेस को, तो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वहाँ। नेक्स्ट, टाइप ऑफ लिंकेज प्रेजेंट होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, समझना बेटा, A एंड B नहीं, ये होता है 3,5 फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, इसको हम डिस्कस कर चुके डायग्राम के साथ में। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है, इस तरीके से। ठीक है, ये बॉन्ड याद होना चाहिए। देखो अब कैसे, न्यूक्लियोटाइड की बात कर दी, ये एक शुगर बना लो, देखो ये शुगर है, ये शुगर, अभी आप तब से न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड बना रहे हो, ये शुगर के पास में आपने यहाँ क्या कर दिया, नाइट्रोजन बेस जोड़ दिया फर्स्ट कार्बन पे, ये समझो। और इसके जो 5 एंड था, इसका जो 5 एंड था बेटा, यहाँ CH2 था, और आपने इसको फॉस्फेट फॉस्फेट इस तरीके से यहाँ पे जोड़ते गए, डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब लेकिन इसका जो थर्ड कार्बन होता है, आपको पता है इसका जो थर्ड कार्बन होता है, इसका थर्ड कार्बन है ना, यह वाला, यहाँ पे ये बॉन्ड बनाते बेटा इस तरीके से, देखो ये फॉस्फेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो नेक्स्ट शुगर से ये नेक्स्ट शुगर आ गई, ये दूसरी शुगर है, तो ये शुगर का कौन सा एंड होता है, वो 5 एंड होता है, इस तरीके से। और यहाँ पे इसके पास क्या, ये इसका नाइट्रोजन बेस यहाँ पे है, ये नाइट्रोजन बेस लगा लो। अब ये शुगर का जो 3 एंड है, वो फॉस्फेट एंड बनाएगा, ये फॉस्फेट बनाएगा, तो अगले शुगर के 3,5, अगले ये शुगर के 5 कार्बन पे जुड़ रहा है, तो आप देख पा रहे हो 3 5, ये 3 5 इस तरीके से जुड़ रहा है बेटा यहाँ पे ये। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, और यहाँ पे देखो 3 to 5 आ रहा है, 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका A1। ये आपको यहाँ पे चीज को क्लियर समझ लेना है। और ये वाला बॉन्ड कौन सा हो जाता है, ये वाला फॉस्फोएस्टर हो गया, जब शुगर को फॉस्फेट जुड़ रहा है, करेक्ट आंसर हो गया आपका A1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन, प्यूरिन एडेनाइन, ये प्यूरिन है बेटा, A एंड B दोनों, ये हमारा pyrimidine है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इनकरेक्ट, क्या इनकरेक्ट है हमें बताना है 21 क्वेश्चन में, अबाउट द राइबोज शुगर, फ्यूरानोज पेंटोज एल्डोज। ठीक है बेटा, सभी ठीक है, 5 कार्बन कंटेनिंग, पेंटोज राइबोज शुगर कैसी है, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसमें D1, सभी ठीक है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, अब बताओ बेटा, न्यूक्लियोटाइड जोड़ना है, सभी के पास हो गए ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में भी न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए इस तरीके से,
तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है। डीएनए किससे बना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है। आरएनए किससे बना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही तो है ना, तो उसमें न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, उनके बीच में जो बॉन्ड है वो क्या प्रेजेंट है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल। बेटा बहुत ज्यादा इसमें सोचना ही नहीं है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोनोमर, क्या मोनोमर हो सकता है विच ज्वाइन टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, मुझे बताओ। मतलब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मोनोमर हो सकता है जो ज्वाइन करके हम फॉर्म कर सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, आप फॉर्म कर सकते हो। मतलब आपको न्यूक्लियोटाइड ढूंढना है बेटा एट द एंड, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड। मतलब अगर आप एक एग्जांपल ले लो, गोनोसाइन, गोनोसाइन आपका न्यूक्लियोसाइड हो गया, और वो गोनोसाइन में शुगर कैसी है? डीऑक्सीराइबोज शुगर है, और ट्राइफॉस्फेट उसमें तीनों जुड़े हुए बेटा। मतलब एक इस तरीके से बना लो, ये आपने एक शुगर बना ली, इस पर ये गोनाइन जुड़ गया। एक एग्जांपल ले रहे हैं ना अभी हम, गोनाइन, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड हो गया। अब इसके 5 कार्बन पे आपने क्या जोड़ दिए? फॉस्फेट जोड़ दिए 3, यही तो बोलना चाह रहा है वो। तो ट्राइफॉस्फेट, ये तो ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बोल दिया राइबोज न्यूक्लियोटाइड, राइबोज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ये नहीं होगा ना बेटा, वर्ड ये गलत हो गया। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड नहीं आता है ना बेटा, डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड आता है, हम इस तरीके से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। राइबोज न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट नहीं, ये वाला सही हो जाएगा, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने समझने के लिए लिया बता, तो इसको नाइट्रोजन बेस भी आप ले सकते हो, यहाँ पे मैं नाइट्रोजन बेस कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए न्यूक्लियोटाइड, इन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, अगर चेन विद 10 न्यूक्लियोटाइड है, विच इज करेक्ट। देखो याद करो, अगर आपके पास में 10 न्यूक्लियोटाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, समझ लो 10 न्यूक्लियोटाइड बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो विच इज करेक्ट। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हो गए बेटा? 9 प्रेजेंट हो गए, ठीक है। तो करेक्ट हमें बताना है, अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन विद 10 न्यूक्लियोटाइड विच इज करेक्ट, 9 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या क्या होते हैं हमारे? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ ये ठीक हो जाएगा। 18 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, नहीं बेटा 18 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे हो गए? नहीं ये नहीं हो सकता, 9 20 नहीं हो गए, 80, करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट वन ही जा रहा है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सिंपल सी बात है, समझने के लिए हमने डायग्राम निकला, बट उसको कैसे कर सकते हो? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक हो जाएगा, ठीक है। इसको एक काम करो, शॉर्टकट में याद रख लो, कैसे याद रखोगे आपको निकालना है। तो नंबर ऑफ जितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है n-1 कर दो, ठीक है। n-1 न्यूक्लियोटाइड -1 करना है ना बेटा, नंबर अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर निकालना है आपको, कैसे निकाल दो? फॉर्मूला क्या है? इक्वल्स टू n-1, n क्या है हमारे? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड दे रखे हैं, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड निकालना, 10 - 9 1 हो जाएगा। आप इसको निकाल सकते, निकाल लिया है आपने उसका आंसर, लेकिन फिर भी आप इस तरीके से निकालो, लॉन्ग कट, कट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट अबाउट डीएनए। डबल हेलिक्स होता है, बिल्कुल सही बात है। मोस्ट कॉमन बी टाइप का होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। नॉट थर्मोस्टेबल, ये थर्मोस्टेबल होता है बेटा, तो यहाँ पे सभी सही है, ठीक है। अगर नॉट थर्मोस्टेबल दिया होता, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? थर्मोस्टेबल होता है, ठीक है। बेटा डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखोगे आप यहाँ पे, ये कैसा होता है? थर्मोस्टेबल होता है। हम जेनेटिक प्रॉपर्टीज में भी पढ़ते हैं कि डीएनए के कैसा होता है? स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। तो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो थर्मोस्टेबल ही तो होता है, और ये वाला भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के पास में, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इनके पास में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो थर्मोस्टेबल, ये तीनों सभी चीजें यहाँ पे सही आ जाएगी, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। कट आंसर आपका एक्चुअली नॉट पूछा था, थर्मोस्टेबल होता है बेटा, इसके जेनेटिक प्रॉपर्टी में भी हम इसको देखते हैं, और ये ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट्स में भी ऑब्जर्व किया था बेटा कि जो डीएनए है वो थर्मोस्टेबल है, ठीक है। यहाँ पे सभी चीज़ें सही है।
सेंट्रल डोगमा इज प्रपोज बाय, सेंट्रल डोगमा इज प्रपोज बाय, किसने किया था सेंट्रल डोगमा प्रपोज, हमें ये बताना है। तो इनका नाम क्या था बेटा साइंटिस्ट का? क्रिक। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा B1, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियन टर्म वाज कॉइन्ड बाय, न्यूक्लियन जो टर्म था ये किसने कॉइन किया था? तो इनका नाम है बेटा, अब यहाँ पे हमारे ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियन टर्म फ्रेडरिक मिशन ने किया था बेटा ये। तो यहाँ पे बेटा न्यूक्लियन टर्म दिया है और ऑप्शन ग्रिफ्ट दे रखा है, ग्रिफ्ट ने तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किया था बेटा, है ना, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का काम है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मेंशन ने सेमी कंजर्वेटिव के एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, अब लेकिन हम जो टर्म पढ़ते हैं यहाँ पे इसके चार ग्राफ का तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए जो रूल है बेटा, चार ग्राफ के लिए जो रूल्स प्रपोजिशन जो रूल दे रखे वो है। अब लेकिन हम जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ते हैं वो कौन सा हो जाता है, न्यूक्लियन हो जाता है ना, ये दे रखा है हमारे इसमें न्यूक्लियन। और ये किसने टर्म करी थी बेटा, जो फ्रेडरिक मिस्चर थे। डीएनए में एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है जो हमें एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ते हैं, फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। कब? 1869 में। ये टर्म दे रखा है ना न्यूक्लियन, ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे ये होना चाहिए था। और बेटा जो थर्मोस्टेबल वाला है ये याद रखना, ये थर्मोस्टेबल होता है। ठीक है, ये थर्मोस्टेबल होता है, ये भी याद रख लेना। क्योंकि आप स्ट्रक्चर जब स्टेबल स्ट्रक्चर की बात करते हो तो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी की बात करते हैं बेटा हम, तो ये हमें देखना है, स्टेबल स्ट्रक्चर देखते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू चारगाफ, क्या अकॉर्डिंग नहीं है चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग, ये बताना है। तो चारगाफ आपको पता है बेटा क्या बोलता है, A to G जितने प्यूरिमिडिन है उतनी पिरिमिडिन होंगे, प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडिन होते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग तो ऐसे ही होता है ना उनके बीच में। G/C इस तरीके से लिखो इसको। ठीक है, इक्वल्स टू 1 होगा। अब यहाँ पे ये बोलता है, ये वाला ठीक है, इसके बाद में A+G, ये भी ठीक है ना, A+D इक्वल्स टू T+C, जितने प्यूरिन है उतने पिरिमिडिन। ओके, अब यहाँ पे अगर हम ले ले A/G इक्वल्स टू T/T, ये ठीक हो जाएगा। A+T प्लस ये नहीं होगा ना, नॉट अकॉर्डिंग टू बोला है। ठीक है, तो आपको पता है कि इक्वल्स टू 1 आता है। अगर आप इसको 20 ले लो, इसको 20 ले लो, और यहाँ पे आप 20 ले लो, यहाँ 20 ले लो, तो ये 1 आ जाता है बेटा आपका, है ना, इक्वल्स टू 1 ही आता है। आप करेक्ट आंसर देख लो, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल अगर आप करके भी देखते हो। और इसके बाद में अगर ये वाले को सॉल्व करो, A+G, ठीक है, अगर A+G लगा रहे हो और यहाँ पे हम T+C, ये हमारे प्यूरिन हो जाते हैं, ये हमारे पिरिमिडिन हो जाते हैं, ये हमारे प्यूरिन हो गए बेटा। और अगर आप यहाँ पे ले लेते हो कि ये सपोज आपके 20 है और ये सपोज आपका 30 है, और ये कितना है, ये भी 20 होगा, ये 30 होगा, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड करते हैं। तो इसका मतलब 50/50 इक्वल्स टू 1। अब मुझे आपको पता नहीं ये रेशो भी आपका इक्वल्स टू 1 आ रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि A डबल बॉन्ड होता है T के साथ में, G डबल बॉन्ड है C के साथ में, ये A जितना रहेगा उतना T रहेगा, जितना C रहेगा उतना G रहेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम समझ रहे कि क्या ये सही है, क्या ये सही है। हाँ, ये भी देखो ना, अगर आप A को इतना रेशो ले लो, ये ले लो, सपोज हम ले रहे हैं, इक्वल्स टू 1 ही आ रहा है, ये वाली बात भी यहाँ पे प्रोपोजिशन सही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये वाला प्रूफ भी सही है, सेकंड वाला भी। अब थर्ड वाला क्या बोलना चाहता है ये देख लो, A+G बोल रहा है वो, A नहीं, A/G। ठीक है, यहाँ पे ये बोला ना A/G इक्वल टू T, ये यहाँ जो कट जाएगा बेटा ये D1 जाएगा आपका, सिर्फ क्या जाएगा, D1 जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा आपका, कट आपका D1 जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपको कैसे पता कि A+T क्या है, अगर 10+10 ले लो सर, 20+20 ले लो, तो यहाँ पे आपको क्या पता G कितना ले सकते हो, 30+30 एक हम ले रहे, ये ऐसा नहीं होता है ना बेटा, ये नहीं चलेगा हमें, ये हमारे चारगाफ रूल में नहीं आ रहा है ये। ठीक है, इक्वल्स टू 1 नहीं आता है इसका रेशो। तो इसका मतलब आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पे, ये फर्स्ट सही हो गया, ये वाला आपका सही हो गया, T+C ले लो, ये इक्वल्स टू आपका 1 दिखाई दे रहा है, ये सही है, ये भी सही है।
ठीक है, दोनों भी चीजें यहाँ पे आपकी सही दिखा रही है। A+T=G+C रेशो, बेटा ये नहीं आएगा। बेटा ये जो डी ऑप्शन जाएगा डेफिनेटली ये गलत जाने वाला है, क्योंकि सी वाले में भी देखोगे A/G=T/C, इनका रेशो जो आएगा ये सेम आएगा, तो ये 4 का फुल में आएगा। लेकिन ये जो है इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, बेस रेशो बोलोगे आप इसको। ये क्या हो जाता है, बेस रेशियो हो जाता है। आप देखो कि जितना ज़्यादा जीसी कंटेंट होता है उतना वो डीएनए में वो स्पीशीज की आपको क्या स्टेबिलिटी ज़्यादा देखने मिलती है। तो ये बेस रेशियो कह रहा था, ये 4 ग्राफ में नहीं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे डी बन जाएगा। बाकी सब ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे डायमीटर ऑफ द बी टाइप डीएनए, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए हम पढ़ते हैं बी टाइप, तो इसका डायमीटर मतलब क्या होगा, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस है ना, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये एक ये इनके बीच का डिस्टेंस डायमीटर क्या हो जाएगा, तो 2 नैनोमीटर। कल भी हमने एक सॉल्व किया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे सेकंड वन है ना। अगर आप इस तरीके से भी देख सकते हो, ये इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए हमें यहाँ से यहाँ तक का। डीएनए हैव यूनिफॉर्म डायमीटर, इनका यूनिफॉर्म डायमीटर होता है बिकॉज, एक याद करो, एक एनसीईआरटी में लाइन भी दे रखी है बेटा कि जो प्यूरिन होता है वो ऑलवेज द पेयर विद द pyrimidine, है ना। प्यूरिन इस तरीके से, ये एडिमाइन, ये इन बीच में बॉन्डिंग होती है बेटा। अगर आप देखोगे हाइड्रोजन डीएनए स्ट्रक्चर में भी आप देखते हो इस तरीके से हमें बॉन्डिंग देखने मिलती है, ठीक है। तो डीएनए हैव यूनिफॉर्म डायमीटर बिकॉज डीएनए राइट हैंडेड डबल स्टैंडर्ड है इसलिए नहीं, 4 बेसिस है इसलिए नहीं। इसका रीजन क्या होता है, यूनिफॉर्म डायमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए प्यूरिन इज ऑलवेज बेस पर विद द pyrimidine। करेक्ट आंसर इसका थर्ड बन जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन जो हेल्प करता है पैकेजिंग इन दी प्रोकैरियोट में। देखो क्वेश्चन में पूछा है प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस याद रखना, क्योंकि हिस्टोन नहीं कर देना, ये यूकैरियोट में हो जाएगा। यहाँ जो आएगा कुछ बेसिक प्रोटीन होते हैं पॉलीअमाइन्स, बता यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपल सा पूछा है, करेक्ट आंसर आपका बी बन जाएगा, ठीक है। जिसका अगर बेसिक प्रोटीन का नाम अगर आपको देखना है वो होता है पॉलीअमाइन्स होता है बेटा। प्रोकैरियोट में क्या हो जाता है, एक बेसिक प्रोटीन का नाम होता है जो पॉलीअमाइन्स होता है। लेकिन अगर यूकैरियोट में यहाँ रखना कि क्या पूछा है, यूकैरियोट में जब डीएनए पैकेजिंग होता है इनिशियल लेवल पे हमें हिस्टोन की जरूरत पड़ती है, हिस्टोन। और ये कैसा प्रोटीन है बेटा, बेसिक प्रोटीन है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, ठीक है। और ये प्रोकैरियोट्स में पड़े पॉलीअमाइन्स होते हैं जो बेसिक प्रोटीन होता है, इसलिए कहता था ये क्या है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन होता है बेटा। ये हमें हाइयर लेवल ऑफ पैकेजिंग में लगता है, ये हाइयर लेवल की पैकेजिंग में लगता है, बट ये यूकैरियोट्स में लगेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या चला गया, ए बन गया। नेक्स्ट, हिस्टोन ऑक्टामर हैव ऑल एक्सेप्ट, क्या नहीं होता है हिस्टोन ऑक्टामर के बारे में देखो, H2A है, H2B है और ये है, ये मिलके बेटा ऑक्टामर बनाते हैं। ये जो H1 होता है वो लिंकर की तरह काम करता है ना, वो किसके तरह करता है, तो लिंकर की तरह काम करता है। ये ऑक्टामर है, इस पर डीएनए इस तरीके से रैप होता है, यहाँ पे ये H1 से लिंकर की तरह काम करता है, तो ये हमारे ऑक्टामर में नहीं आ रहा है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, D1। डायमेंशन ऑफ ऑक्टामर, डायमेंशन क्या होता है ऑक्टामर का, ये तो एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है बेटा। अगर हम डायमेंशन देखें ऑक्टामर का कि क्या होगा अगर ये बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ से ये 10 नैनोमीटर हो जाता है और इस तरीके से यहाँ से ये 5 नैनोमीटर आपको देखने मिलेगा। करेक्ट आंसर अगर 10 जा रहा है, फर्स्ट वन जा रहा है, मतलब ये अमाउंट ऑफ डीएनए रैप होता है ओवर हिस्टोन ऑक्टामर। याद करो बेटा क्या होता है, ये आपका हिस्टोन ऑक्टामर है, पॉजिटिवली ये हिस्टोन का ऑक्टामर जो पॉजिटिवली चार्ज है, इस पर नेगेटिवली चार्ज डीएनए इस तरीके से रैप हो रहा है ना, और यहाँ से लिंक कर डीएनए को क्या करेगा, लिंक करेगा। तो ये जो डीएनए रैप हो रहा है ये कितना अमाउंट ऑफ डीएनए होता है बेटा, इसको क्या बोलते हो, इसको 1/3 भी बोल सकते हो इस तरीके से, और इसको 1.75 टन भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। ये कैसा दे रखा है बेटा, इसको ऐसे लिखा जाता है, 1 इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये फर्स्ट ऑफ मतलब इसको ये लिखा है, ये लिखना ये चाहता है बेटा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये और 1.7 इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, तो आप यहाँ पे ये वाला भी इस तरीके से लिखा गया है बेटा वो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आप ये और ये वाला, अगर ये वाले को इस तरीके से लिख रहे हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बोथ ए एंड सी। क्लियर है, इसलिए हम ए एन सी इसको ये लिख रहे हैं बेटा, मैं बार बार बता रही हूँ, ये इस तरीके से नहीं, इसको ये लिखा हुआ है एक्चुअली इस तरीके से। नेक्स्ट, 200 बेस पेयर, याद है एनसेट में एक लाइन दे रखी है, तो मतलब कितने बेस पेयर इसमें 200 है। नेक्स्ट, न्यूक्लियोसोम हैव ऑल एक्सेप्ट, न्यूक्लियोसोम क्या हो रहा है बेटा, ये आपका जो भी डीएनए ये ऑक्टामर है, ऑक्टामर पे नेगेटिवली चार्ज डीएनए इस तरीके से रैप हुआ, ये क्या था आपका ऑक्टामर था,
ये क्या है, ये डीएनए, नेगेटिवली चार्ज डीएनए इस पे रैप हुआ। ये क्या था, ऑक्टामर था हिस्टोन का, पॉजिटिवली चार्ज है, ये बेसिक प्रोटीन है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब न्यूक्लियोसोम में क्या क्या देखने मिलेगा, इसका मतलब आपको क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे एक लिंकर डीएनए होती है, ये H1 जो है ना बेटा ये लिंकर होता है, तो लिंकर डीएनए की हम बात नहीं करें, ये सब होगा, ठीक है बेटा। एक हमने इसको नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे करना बेटा, लिंकर डीएनए, इसको H1 हिस्टोन बोलते हैं, उसको हमने गलती से लिंकर डीएनए बोल दिया। H1 हिस्टोन का जो काम होता है, ये क्या सील कर रहा है, ये किसको कर रहा है बेटा, ये सील करेगा, है ना, ये क्या करेगा, ये सील करेगा, यहाँ पे ऑक्टामर के साथ पे डीएनए को क्या कर रहा है, सील कर रहा है। ये एक थोड़ा सा यहाँ पे टिक कर लेना, इसका काम होता है सीलिंग का, ये सीलिंग करेगा डीएनए की, किस पे, ये ऑक्टामर पे, ऑन ऑक्टामर पे। लिंकर डीएनए क्या होगा, एक टर्म हमने थोड़ा, ये देखो ये इस तरीके से न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम ये जुड़ेगी, यहाँ लिंकर डीएनए काम आएगा बेटा, जब ये न्यूक्लियोसोम है ये यहाँ पे इनके बीच में होगा। और ये एनएससी मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन हिस्टर क्रोमोसोमल प्रोटीन है, ये हमें हाइयर लेवल ऑफ पैकेजिंग में लगता है बेटा, हाइयर पैकेजिंग में हमें लगता है ये, तो ये इसका पार्ट तो नहीं हो गए, ठीक है, ये हमारे न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं हुआ, तो इसलिए अब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D1, ठीक है, ये वाला हमारा पार्ट नहीं हुआ क्योंकि न्यूक्लियोसोम का नहीं, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये वाला बीच वाले में लिंकर डीएनए देखने मिल रहा है आपको, तो ये सब ठीक है, फिर न्यूक्लियोसोम के बारे में ये इतनी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब न्यूक्लियोसोम में क्या क्या पार्ट आ गया हमारे, ये लिख लो। न्यूक्लियोसोम में आपका ऑक्टामर आ गया, डीएनए आ गया, जो कितना होता है 200 बेस पर होता है बेटा, एनसीईआरटी में दे रखा है, पूरा लेते हैं ना, क्योंकि वैसे तो 148 आएगा, लेकिन हम पूरा डीएनए 200 बेस पर दे रखा है, हम वही लेंगे जो दे रखा है हमारे एनसीईआरटी में। ऑक्टामर आ गया, है ना, ये ऑक्टामर आपको जो सेंटर में दे रखा है। अब ये H1 जो है ये भी तो आ गया, H1 क्या करता है, ये हील कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, सील कर रहा है डीएनए को ऑक्टामर पे, इसका काम होता है। इसको गलती से हमने लिंकर बोल दिया होगा तो याद रखना ये H1 हिस्टोन होता है बेटा, है ना, तो बोलने में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका D1। प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही ध्यान में रखना है, यहाँ हमने H1 यहाँ क्यों लिया था, ये क्वेश्चन में एक बार थोड़ा देख लो बेटा, क्योंकि हिस्टोन ऑक्टामर पूछा था, तो हिस्टोन ऑक्टामर आपका ये हुआ, और ये हिस्टोन ऑक्टामर के बाहर ये H1 हिस्टोन होता है जो सीलिंग का काम कर रहा है, जो डीएनए आप रैप करोगे इसको, इतना क्लियर रख लेना बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ जो होती है डीएनए की रैप ओवर ऑक्टामर इज 200 बेस पेयर है बेटा, ये हमें इतना याद रखना है, ठीक है। वैसे हमने देखा 146 बेस पेयर होता है बेटा, लेकिन हम पूरा उसको मेजर करते हैं, डीएनए जो रैप होता है ना, हम पूरा 200 लेते हैं उसको, ठीक है। अगर जो रैप देखोगे, लेकिन हम उसको पूरा लेते हैं बेटा, है ना, ये पूरा हम इस तरीके से इसको लेते हैं, करेक्ट आंसर इसलिए वो 200 बेस पेयर दिया जाता है, हमें ज़्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ 200 बेस पेयर को याद रखना है, ठीक है। और इसी को हम कैसे लिखते हैं, 1, अभी हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, 1/3, और हम टर्न कैसे ले, टर्न में 175 टर्न, हिस्टोन ऑक्टम। नेक्स्ट, तो इसका मतलब न्यूक्लियोसोम में आपको 200 बेस पेयर देखने मिल रहा है, हमें ये इतनी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो हमें काम की याद रखना है, ये रखना है। लेंथ ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोसोम इज, अब लेंथ ऑफ डीएनए बोला है, अगेन क्वेश्चन सेम आया ना, रैप ओवर डीएनए, ठीक है, और लेंथ ऑफ द न्यूक्लियोसोम पूछोगे तो ये भी 200 बेस पेयर ही जाएगा बेटा, क्योंकि हमारे लिए यही हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि देखो ये ऑक्टामर था, इस पर डीएनए बाइंड हो गया बेटा, फिर यहाँ पे आप देखो ना, ये लिंकर डीएनए भी तो होता है, यहाँ पे ये लिंकर डीएनए भी तो है, ये लिंकर डीएनए यहाँ से भी है, लेकिन ये जो हुआ ये 146 था बेटा, मुझे आपको ये बताना, ये 146 था, लेकिन ये वाला भी तो पार्ट आप लेते हो, कट टू कट ये नहीं ले रहे, अगर ये लोग सिर्फ 146, लेकिन हम ये वाला भी तो लेते इंक्लूड करके, ये 200 बेस पर हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, तो हमें वही याद रखना है, तो ये पूरा हम एक न्यूक्लियोसोम पकड़ते हैं। विच इज इनकरेक्ट अबाउट, विच इज इनकरेक्ट, क्या गलत है पैकेजिंग ऑफ द डीएनए के बारे में, डीएनए 200 नैनोमीटर फाइबर है, न्यूक्लियोसोम 10 नैनोमीटर फाइबर ये है, सोलिनॉइड 30 नैनोमीटर फाइबर है, क्रोमैटिड के बारे में दे रखा है बेटा, या क्रोमोसोम आना चाहिए, यहाँ क्रोमोसोम आना चाहिए, ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा है बेटा पैकेजिंग, तो यहाँ क्रोमोसोम आना है, क्रोमैटिड नहीं। नेक्स्ट, प्रोटीन अदर देन हिस्टोन जो हेल्प करता है बेटा पैकेजिंग में, इसको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, हम तब से इसको डिस्कस कर रहे थे, वो यही प्रोटीन है बेटा, ये हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग में हमें रिक्वायर्ड होता है,
और एनसीईआरटी में इसकी लाइन भी दे रखी है, ठीक है। और यूकैरियोट्स में होता है, ये भी मेंशन याद रखना, ये यूकैरियोट्स में होता है, ये एनएससी हमें लगता है हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग। इनिशियल हमें तो हिस्टोन लग गया और इसके बाद में हमें ये भी लगता है। नेक्स्ट बेस रेशो, अभी देखो एक क्वेश्चन सॉल्व किया था Chargaff, तो उसमें यही वाला दिया था। बेस रेशो क्या डिटरमाइन करता है बेटा, जो स्टेबिलिटी होती है ना डीएनए की, वो स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करेगा, वो जितना ज़्यादा बेस जीसी कंटेंट होता है बेटा। जीसी कंटेंट को ही हम क्यों फोकस करते हैं, देखो जीसी कंटेंट, इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इस तरीके से, ठीक है। तो जब आप देखोगे बेस रेशो है ना, ये दे रखा है, डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए, तो मोर जीसी कंटेंट मोर स्टेबल डीएनए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। जीसी कंटेंट देखो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा, और ये दो ये वाले बॉन्ड से होते हैं, यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। मोर 80 कंटेंट नहीं, हम जीसी कंटेंट को फोकस करते हैं। मोर डबल बॉन्ड, एक्चुअली ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये परफेक्ट आंसर जाएगा आपका, ठीक है। मोस्ट कंडेंस डीएनए क्या होगा, मोस्ट कंडेंस डीएनए यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन या क्रोमोसोम। याद करो बेटा, मोस्ट कंडेंस डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम होगा। मोस्ट कंडेंस बोला है, ठीक है। मेटाफेजिक में देखो बेटा, डीएनए जैसे डीएनए है, वो जब कंडेंस होता है तो वो क्रोमैटिन होता है, ये आपको समझना है। ये डीएनए है, जब ये कंडेंस होगा इस तरीके से, देखो ये कंडेंस हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ये क्रोमैटिन है। अब ये क्रोमैटिन में आपको 2 पार्ट देखने मिलते हैं, यूक्रोमैटिन जो एक्टिव होता है, ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ये हेट्रोक्रोमैटिन जो इनएक्टिव होता है ट्रांसक्रिप्शनली, हमें यही पढ़ने देखता है। फिर ये क्रोमैटिन और ज्यादा कंडेंस होता है बेटा, और ये क्रोमोसोम ही तो बनता है, ये सेल साइकिल में हमने पढ़ा है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ये कंडेंसेशन है, डीएनए कंडेंस हुआ, क्रोमैटिन बना, क्रोमैटिन और कंडेंस हुआ, क्रोमोसोम बना, तो मोस्ट कंडेंस डीएनए होगा क्रोमोसोम, मोस्ट कंडेंस। और ये हमने मेटाफेजिक पे भी देखा हुआ है बेटा, सेल साइकिल में जो मेटाफेज होता है उसमें भी देखते, क्रोमोसोम होगा इसका बेटा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्कवर बाय टेमी हैज मॉडिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल डोगमा, क्या है इसका मॉडिफिकेशन ऑफ सेंट्रल डोगमा की, कि जब सेंट्रल डोगमा क्या है पहले ये समझो, कि जब डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है ना। अब यहाँ पे स्पेसिफाई कर लो एमआरएनए, ये आपका क्या हुआ, सेंट्रल डोगमा हुआ। सेंट्रल डोगमा इसी को बोलते हैं। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा प्रोटीन बनने के लिए, लेकिन इसका मॉडिफिकेशन बोला है। तो जब यहाँ से आरएनए से डीएनए बनता है, इसे बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से आरएनए बन रहा था तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे थे, तो जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो उसको क्या बोलोगे आप, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आरएनए एक्ट हैज अ टेम्पलेट, आरएनए किसके लिए टेम्पलेट एक्ट हैज अ टेम्पलेट करेगा बेटा, याद करो। मतलब आरएनए से कोई चीज बन रही है, एक्ट हैज अ टेम्पलेट बोला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड होगा। जब आरएनए से डीएनए बनेगा, जब डीएनए से आरएनए बन रहा था, याद करो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो डीएनए का जो एक स्टैंड होता है वो एक्ट हैज करता है टेम्पलेट आरएनए बनाने के लिए। लेकिन जब अगर आरएनए से डीएनए बनेगा, आरएनए से डीएनए बनने के दौरान ही हमें क्या देखने मिलेगा कि रिवर्स आरएनए एक्ट हैज अ टेम्पलेट। अब क्वेश्चन क्यों हम बाकी के नहीं लेंगे, प्राइमर में क्या होता है, प्राइमर में आरएनए प्राइमर सिंथेसिस होता है बेटा, आरएनए सिंथेसिस होता है, तो ये डीएनए से ही आरएनए बनता है, डीएनए से ही आरएनए बनता है। प्राइमर क्या होता है, 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए प्राइमर होता है। आरएनए है वो, डीएनए से आरएनए बना हुआ है, और इसमें एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज लगता है, ये ऑप्शन नहीं लोगे। रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन हो रहा है बेटा, डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन देखा आपने, जब डीएनए से आरएनए बन रहा था, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की अगर बात करो तो यहाँ तो टेम्पलेट डीएनए का हुआ इसका मतलब, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से डीएनए बनेगा तब आप लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द अमीनो एसिड इन हिस्टोन, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच ऑफ द अमीनो एसिड प्रेजेंट पूछा है। प्रेजेंट तो सब अमीनो एसिड हो गए बेटा, ग्लाइसिन भी है, ट्रिप्टोफैन भी, आर्जिनिन, सीरीन, ग्लाइसिन सभी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता रिच, हिस्टोन में सबसे ज्यादा रिच कौन सा अमीनो एसिड है, मतलब हिस्टोन रिच कौन सा, तो आर्जिनिन एंड ग्लाइसिन याद रखोगे, लाइसिन सॉरी बेटा, आर्जिनिन एंड ग्लाइसिन ये वाले।
ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि बाकी अमीनो एसिड बेटा प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर हिस्टोन में ऐसा पूछा कि कौन सा अमीनो एसिड रिच है, तो आप क्या बताओगे, आर्जिनिन एंड लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखो क्वेश्चन पूछ लिया, बीच ऑफ द अमीनो एसिड रिच बोल दिया हिस्टोन में, हम ये नहीं बोल रहे बाकी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अमाउंट में रहेंगे वो आर्जिनिन एंड लाइसिन है। और इसी से ये कैसे बेटा बेसिक अमीनो एसिड्स है, आपने देखा ना, बेसिक अमीनो एसिड है तभी बेसिक प्रोटीन बन रहा है। हिस्टोन कैसा प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए वाला। ये दो चीजें हमें याद रखनी है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट डिस्कशन।